निकल जा इस घर से अगर तकलीफ है। ये घर आपका नहीं है मम्मी जी, ये मेरा भी उतना ही है जितना आपके बेटे का। ये कहानी है सास और एक बहू की। इनके घर आए दिन कुछ न कुछ बात पर झगड़ा चलता रहता था। अरे प्रिया, टिफिन बन गया हो तो थोड़ा जल्दी ले आओ, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। हाँ राहुल जी, बस आई, आपका टिफिन तैयार है। और माफ करना, कल गलती से खाने में नमक ज्यादा हो गया था, मैं ध्यान नहीं दे पाई। हाँ कोई बात नहीं, गलती सबसे हो जाती है, पर हाँ आगे से ध्यान रखना, रोज तेज नमक नहीं खाया जाएगा। अरे आप भी ना, रोज थोड़ी गलतियाँ दोहराऊंगी। अच्छा चलो ठीक है, मुझे लेट हो रहा है, चलता हूँ। राहुल अपने ऑफिस की तरफ निकल जाता है और घर में बचती हैं दोनों सास बहू। अरे बहू, आज मेरा उपवास है, जरा फरियाल बना देना, आज तो अभी से भूख लग रही है। हाँ ठीक है माँ जी, बनाती हूँ। इनकी डिमांड खत्म नहीं होती, कभी ये कभी वो, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। अब प्रिया लग जाती है सासू माँ का फरियाल बनाने में, क्योंकि वो जानती थी अगर समय पर उन्हें फरियाल नहीं मिला तो वो पूरा घर सिर पर उठा लेंगी। माँ जी, वो नमक खत्म हो गया है, बाजार से मंगवा दोगे क्या? हाँ, शाम को राहुल आते समय ले आएगा। माँ जी, वो नमक बिल्कुल खत्म हो गया है, अभी फरियाल के लिए भी नहीं है। अरे बेवकूफ औरत, पहले बताना चाहिए ना कि सामान खत्म हो रहा है। अभी तेरे लिए सिर्फ नमक के लिए कौन मरेगा? एक तो इस घर में जब से तुम आई हो, मेरा तो खाने पीने का स्वाद ही बिगड़ गया है। ऐसा नहीं है माँ जी, मैंने कल आपको इस बारे में बताया था, पर शायद आप भूल गए। हाँ, अब मेरी गलती ही बताएगी, अपनी गलती तो स्वीकार करना सीखा ही नहीं। माँ जी, आप उल्टी सीधी बातें क्यों कर रहे हो? मैंने सिर्फ नमक ही तो मांगा है। ज्यादा मुंह मत चला लड़की, अपनी हैसियत में रह। एक तो कल मेरे बेटे को सारा नमक खिलाकर आज बोल रही है नमक खत्म हो गया। माँ जी, ज्यादा नमक कोई जानबूझकर नहीं डालता, वो मुझसे गलती हो गई, मानती हूँ, पर आप ऐसा तो मत बोलिए। चल जा अब, या मेरे सिर पर ही खड़ी रहेगी। जैसा बना है वैसा ही ला दे, मुझे तो तू बिना नमक का ही खिलाएगी। प्रिया मायूस होकर किचन में चली जाती है और सासू माँ के लिए फरियाल बनाने लगती है। लोगों के लिए कितना ही कुछ कर लो, लेकिन उन्हें करनी तो अपनी मनमानी है। प्रिया फरियाल बनाकर अपनी सास को परोसती है। लीजिए माँ जी, आपका फरियाल तैयार है। हाँ रख दे नीचे, बिना नमक का फरियाल। रोज रोज अपनी सास के ताने सुनकर प्रिया ऊब चुकी थी। उसे अब समझ नहीं आ रहा था कि घर में शांति कैसे लाई जाए। वो अपने रूम में आकर अपने पति को फोन मिलाती है। हेलो राहुल। हाँ बोलो प्रिया, क्या हुआ? राहुल, मुझसे अब रोज या आपकी मम्मी के नाटक सहन नहीं होंगे। अब क्या हुआ? कुछ कहा क्या मम्मी ने? ये पूछो उन्होंने क्या नहीं कहा, बहुत कुछ बोला उन्होंने मुझे आज। ठीक है, तुम शांत रहो, मैं शाम को आकर बात करता हूँ मम्मी से। हाँ ठीक है। और खाना खाया तुमने? नहीं, अब खाऊंगी। ठीक है, तुम खाना खाओ, मिलते हैं शाम को। राहुल से बात करने के बाद प्रिया थोड़ा हल्का महसूस करती है। अरे कांता, पूछ मत, टमाटर के भाव तो आसमान छू रहे हैं। कल 80 रुपए किलो लाई थी, आज वाला कह रहा है 100 रुपए। समझ नहीं आता घर कैसे चलेगा। सही कह रही है बहन, महंगाई ने कमर तोड़ रखी है, ऊपर से बच्चों की फीस और दवाइयों का खर्चा। हम तो बस मशीन बनकर रह गए हैं। हाय राम, घुटने दुख गए चलते चलते। अरे सावित्री आ गई, क्या बात है, आज बड़ी देर कर दी, और चेहरा क्यों उतरा हुआ है तेरा? तबीयत तो ठीक है? तबीयत को क्या होना है विमला, शरीर की बीमारी होती तो डॉक्टर को दिखा लेती, पर जो बीमारी घर के अंदर लगी हो उसका क्या इलाज? क्यों, फिर कुछ हुआ क्या? बहू ने कुछ कह दिया? अरे कहने को छोड़ो, आज मेरा उपवास था, सोचा बहू है घर में तो सुख मिलेगा। बोला कि थोड़ा भरियाली बना दे। महारानी ने आलू तो उबाले पर उसमें नमक ही नहीं डाला। मांगो तो कहती है नमक खत्म हो गया है। अब तुम ही बताओ, भरे पूरे घर में क्या एक चुटकी नमक नहीं होगा? है, नमक नहीं था? ये आजकल की लड़कियां कामचोर होती हैं सबकी सब। नमक नहीं होगा तो क्या पड़ोस से नहीं मांग सकती थी? वही तो मैंने कहा, पर मजाल है जो अपनी गलती मान ले। ऊपर से मुझे ही सुनाने लगी कि आप भूल जाती हो, आपने मंगाया नहीं। अरे हम बूढ़े हो गए तो क्या दिमाग सठिया गया हमारा? देख सावित्री, बुरा मत मानियो, पर तूने ही ढील दे रखी है। शुरू में ही टाइट रखती तो ये दिन न देखने पड़ते। मेरी बहू को देख, मजाल है जो मेरे सामने जुबान खोल जाए। क्या करूं बहन, मेरा बेटा ही कुछ नहीं बोलता, जोरू का गुलाम बन गया है। माँ भूखी बैठी रहे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस बीवी खुश रहनी चाहिए। कलयुग है भाई, कलयुग है। सही कह रही है, आजकल बेटे हाथ से निकल जाते हैं शादी के बाद। हमें तो अपनी बुढ़ापे की चिंता होती है। छोड़ो ये सब, अपना अपना नसीब है। अंधेरा हो रहा है, अब चलती हूँ। देखूं घर जाकर उस महारानी ने किचन में क्या गुल खिलाए हैं। हाँ हाँ जा बहन, मन छोटा मत कर।
सावित्री के जाते ही पार्क का माहौल एकदम बदल जाता है। देख रही है कांता, कैसी औरत है ये, घर की बात सरेआम गाती फिरती है। और क्या, मुझे तो नहीं लगता कि सारी गलती बहू की ही होगी। ये सावित्री खुद भी कम तेज नहीं है, इसकी जुबान कैंची की तरह चलती है। सच कह रही है, इसके कर्म ही ऐसे हैं। नसीब में सुख लिखा भी होगा तो ये अपने स्वभाव से उसे आग लगा देगी। दुनिया का दस्तूर यही है, आपके मुंह पर आपके और आपके जाते ही आपके खिलाफ। लेकिन सावित्री इस बात से अनजान थी। हाय भगवान, इस उम्र में ये सब देखना पड़ रहा है। प्यास लगी है, पर बहू से पानी मांगूंगी तो पता नहीं क्या सुना दे। छोड़ो, खुद ही पी लूंगी। चलो राहुल को नमक की याद दिला देती हूँ, आते समय ले आएगा। हेलो। हाँ माँ। हाँ बेटा, खाना खा लिया या अभी काम कर रहा है? हाँ माँ, कैंटीन में खा लिया था, बस निकलने वाला थोड़ी देर में। अच्छा सुन, आते समय ना बाजार से एक थैली नमक लेते आना, अच्छी वाली लाना। नमक? हाँ, नमक खत्म हो गया, अब लेते आना, वरना वो महारानी आज रात को भी तुझे और मुझे बिना नमक का फीका खाना ही खिला देगी। फिर मत कहना कि माँ ने बताया नहीं। हाँ ठीक है माँ, मैं लेती आऊंगा। और कुछ लाना है? अरे बेटा, मुझे क्या पता और क्या लाना है। यहाँ तो बस मालकिन ने अभी नमक का फरमान सुनाया है, बाकी चीजों का तो पता नहीं। माँ प्लीज, आप भी ना छोटी छोटी बातों को इतना क्यों खींचते हो? नमक ही तो है, ले आऊंगा। हर बात में ताना मारना जरूरी है क्या? अब मेरी बात तुझे ताना ही लगेगी। बेटा तू क्या जाने मेरे दिल का हाल। हाँ माँ, बस मुझे सब पता है। प्लीज अभी और टेंशन मत दो, मैं घर आ रहा हूँ। ठीक है बेटा, ध्यान से आना। मैं क्या करूँ, ऑफिस आता हूँ तो काम का प्रेशर, घर जाता हूँ तो माँ और प्रिया का महाभारत। इन दोनों के चक्कर में मैं पिस गया हूँ। राहुल अपने ऑफिस का काम अधूरा छोड़कर घर की ओर निकल पड़ता है। मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं? अपनों की लड़ाई में खुद ही हार जाऊं। मां भी रोती, बीवी भी टूटी, दोनों की आंखों का बोझ मैं कैसे उठाऊं? ऑफिस में हर रोज सवालों की आग, घर में कदम रखते ही फिर वही दाग। कोई नहीं पूछे तू ठीक भी है, सबको बस अपना ही दर्द याद। मां कहे मैं हूं तेरी जननी, बीवी कहे मैं हूं तेरी जिंदगी, और बीच में खड़ा हूं मैं जिसकी कोई नहीं सुनता। मेरी भी तो कोई मजबूरी थी। मैं बेटा हूं, मैं पति हूं, पर पहले इंसान भी तो हूं। भैया एक नमक का पैकेट देना, बढ़िया वाला देना। अरे राहुल सर, आज ऑफिस से बड़ी जल्दी आ गए। ये लो नमक। और बताइए, घर के लिए और क्या बांध दूं? नहीं भैया, बस आज इतना ही चाहिए। बस? अरे सर, तेल साबुन सब तो आप यहीं से ले जाते हो। चलो कोई नहीं, ये लो। राहुल ने सामान तो ले लिया, लेकिन उसका दिमाग अभी भी वहीं फंसा था। अभी घर पहुंचते ही दरवाजे पर माँ का चेहरा दिखेगा, फिर अंदर प्रिया का उतरा हुआ मुंह। यार मन करता है बाइक कहीं और मोड़ लूं, कहीं दूर चला जाऊं। एक तरफ घर का कलेश और दूसरी तरफ बाहर की दुनिया का शोर। राहुल इसी कश्मकश में जूझता हुआ आखिरकार अपने घर पहुंच जाता है। आ गया बेटा घर, शुक्र है, याद तो रहा तुझे। मुझे लगा महारानी की तरह तू भी भूल जाएगा। माँ प्लीज, अभी अभी ऑफिस से आया हूँ, ट्रैफिक में फंसा था, सर फट रहा है मेरा। ये नमक रख दिया है, अब बस थोड़ी देर शांति चाहिए। शांति? अरे शांति तो हमें चाहिए। दिन भर इस घर में घुट घुट कर जी रही हूँ मैं। तुझे क्या लगता है मैं यहाँ मजे कर रही हूँ? अच्छा मेरी बात सुन, आज तेरी बीवी ने सारी हदें पार कर दी। मैंने बस इतना कहा कि फरियाल में नमक नहीं है, तो पलट कर क्या बोले पता है? कहती है आप तो ड्रामा करती हैं, आपके नाटक कभी खत्म नहीं होते। मैं ड्रामा करती हूँ? जिस बहू के लिए मैंने अपनी सारी इच्छाएं मार दी, वो मुझे ड्रामेबाज बोल रही है। माँ, उसने गुस्से में कह दिया होगा, उसका वो मतलब नहीं होगा। आप भी तो कभी कभी उसे। अच्छा, अब तू उसकी तरफदारी करेगा? मतलब मैं झूठ बोल रही हूँ, वो सही और तेरी माँ गलत? मैंने कब कहा आप डाला तो? मैं बस इतना कह रहा हूँ कि मैं थक गया हूँ। ऑफिस में बॉस की डांट खाकर आया हूँ और यहाँ आते ही आप शुरू हो गई।
कलयुग है भाई, बेटा भी अब बीवी की बोली बोलता है, माँ तो बस नौकरानी है। इतना कहकर सावित्री अपने कमरे में चली जाती है। अब बारी थी बेडरूम की उस दूसरी अदालत की। राहुल, तुमने सुना मम्मी जी ने बाहर क्या कहा? प्रिया प्लीज, आज नहीं, मैं बहुत थक गया हूँ, सुबह बात करेंगे। सुबह? कौन सी सुबह राहुल? वो सुबह जो फिर ताने के साथ शुरू होगी? राहुल, मैं इंसान हूँ या रोबोट? गलती से नमक खत्म हो गया तो मुझे ड्रामेबाज बोल दिया, और तुम वहाँ खड़े होकर चुपचाप सुन रहे थे। तो क्या करता प्रिया, माँ है वो मेरी, उनसे जुबान लड़ाता। मैं जबान लड़ाने को नहीं कह रही, लेकिन कम से कम इतना तो कह सकते थे कि माँ, प्रिया जानबूझकर नहीं करती। राहुल, जब तुम ऑफिस चले जाते हो तो ये घर मेरे लिए जेल बन जाता है। यार तुम औरतें बातों को इतना क्यों बढ़ाती हो? वो बुजुर्ग हैं, पुराना ख्यालात है, एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो। कैसे निकाल दूं दिल से? दिल पर लगती हैं बातें राहुल। राहुल, मुझे लगता है अब पानी सिर से ऊपर चला गया है। हमें अलग हो जाना चाहिए। हम अपना अलग घर लेकर रहेंगे। क्या दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? अलग घर? माँ को अकेला छोड़ दूं? तो मैं क्या करूं? अपनी जिंदगी बर्बाद कर लूं? राहुल, हमारा रिश्ता खराब हो रहा है उनकी वजह से। बस करो प्रिया, बस करो। अब मैं क्या फांसी लगा लूं? बाहर ऑफिस की पॉलिटिक्स से लड़कर आता हूँ कि घर पे सुकून मिलेगा, और यहाँ तुम्हारी पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है। उधर माँ रो रही है, इधर तुम रो रही हो। मैं कहाँ जाऊं? तुम दोनों मिलके मुझे पागल कर दोगी। एडजस्ट क्यों नहीं कर लेती यार? झुकना? राहुल, मैं तो रोज झुकती हूँ। ठीक है राहुल, सो जाओ तुम्हें अपनी नींद प्यारी है, सो जाओ। उस रात राहुल मझधार में फंस चुका था, एक तरफ माँ तो दूसरी तरफ पत्नी। इसी के साथ सुबह होती है और रोज की तरह राहुल अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार हो जाता है। प्रिया, मेरा टिफिन तैयार है? हाँ जी, ये लो आपका टिफिन, और आराम से जाना। हाँ ठीक है, बाय, शाम को मिलते हैं। राहुल ऑफिस के लिए निकल जाता है और आज घर में सब कुछ शांति से चल रहा था, तभी अचानक, हे भगवान, अभी तो 10 ही बजे हैं और मेरे सिर की नसें फटने लगी हैं। जानबूझकर वॉल्यूम बढ़ाया है। मम्मी जी, थोड़ी आवाज कम कर लेंगी? मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। लो, कर दिया बंद। अब तो कलेजे को ठंडक पड़ गई होगी। इस घर में तो अब सांस लेना भी गुनाह हो गया है। जब देखो टोकना, ये मत करो, वो मत करो। मम्मी जी, मैंने टीवी बंद करने को नहीं कहा, मैंने सिर्फ आवाज कम करने को कहा था। इसमें इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत है? मैं ड्रामा करती हूँ है? अरे ड्रामा क्वीन तो तुम हो। कल रात क्या था वो? सब्जी में नमक ही नहीं था। वो क्या था? मेरा बीपी घटाने की साजिश थी ना। हद होती है मम्मी जी, आप कहाँ की बात कहाँ जोड़ रही हैं? इंसान हूँ मैं, मशीन नहीं। राहुल तो भोला है, उसे तूने अपनी उंगलियों पर नचा रखा है, पर मैं उसकी माँ हूँ, मुझे सब समझ आता है। मम्मी जी, बस कीजिए। अगर मैं इतनी ही बुरी हूँ तो क्यों नहीं कह देती अपने बेटे से कि मुझे छोड़ दे? हाय हाय, छोड़ दे, धमकी दे रही है मुझे। अरे छोड़ना तो मैं चाहती हूँ इस नर्क को, पर क्या करूँ, बेटे का मुंह रोक लेता है। जाकर अपना काम कर। टीवी बंद कर दिया ना, अब खुश रह। भगवान ही मालिक है इस घर का। टीवी बंद हो गया, लेकिन एक तरफ सास अपने अहंकार की आग में जल रही थी और दूसरी तरफ बहू अपनी बेबसी के आंसुओं को पी रही थी। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। मैं देखती हूँ। नमस्ते बेटा, तेरी सास घर पर ही है ना? जी चाची जी, अंदर ही है, आइए ना। नमस्ते सावित्री बहन, क्या बात है, आज घर में इतनी खामोशी क्यों है? चिड़िया भी नहीं चहक रही। आओ कमला बहन, बैठो। खामोशी ही भली है, अब तो शोर तो बहुत सुन लिया सुबह से। अरे, तेरा हाथ तो ठंडा पड़ा है और चेहरा भी उतरा हुआ है। क्या हुआ? फिर वही पुरानी रामायण? रामायण तो तब हो जब घर में राम हो, यहाँ तो बस महाभारत ही छिड़ी रहती है। मेरा तो दम घुटता है यहाँ। भागकर कहाँ जाएगी पगली? सुन, मैं तुझे लेने आई हूँ। आज हमारे शहर के आश्रम में बहुत बड़े संत पधारे हैं। कबीर साहिब की वाणी पर सत्संग है। उनका एक एक शब्द अमृत जैसा है। चल मेरे साथ। अरे नहीं बहन, अब इस उम्र में कहाँ जाऊंगी, घुटनों में दर्द रहता है और घर कौन देखेगा। शाम के खाने का समय हो रहा है। अरे घर कहीं भागा नहीं जा रहा। देख सावित्री, शरीर के घुटनों का दर्द तो तेल मालिश से ठीक हो जाएगा, लेकिन ये जो मन का दर्द पाल रखा है ना तूने, इसका इलाज सिर्फ सत्संग में है। डॉक्टर के पास दवाई मिलती है, पर चैन तो संतों के पास ही मिलता है। चल ना। ठीक है भाई, तू इतना जिद कर रही है तो चलती हूँ। वैसे भी यहाँ बैठकर मेरा खून ही जल रहा है। प्रिया बेटा, तुम भी चलो, अच्छा लगेगा। अरे उसे रहने दे, उसे घर के काम करने दे। वैसे भी आजकल के बच्चों को सत्संग वत्संग में कहाँ रस आता है। तू चल, मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। चल कमला, मैं तैयार हूँ। और सुन, कुंडी ठीक से लगा लेना, मैं 1-1.5 घंटे में आ जाऊंगी। और इस तरह कमला का आना उस घर के लिए एक संजीवनी बूटी जैसा साबित हुआ।
वो दोनों कबीर साहब के सत्संग में जाते हैं और वहाँ बैठकर उनका सत्संग श्रवण करते हैं। बच्चों, एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक आदमी जंगल से जा रहा था। उसे एक खोपड़ी पड़ी मिली। उस आदमी ने मजाक में खोपड़ी से पूछा, तुझे यहाँ कौन लाया? अचानक खोपड़ी बोली, मुझे मेरी जबान यहाँ लाई। वो आदमी डर गया, भागा राजा के पास। राजा ने कहा, अगर झूठ हुआ तो तेरा सिर काट देंगे। राजा जंगल गया, खोपड़ी से पूछा पर वो नहीं बोली। राजा ने उस आदमी का सिर काट दिया। राजा के जाने के बाद खोपड़ी फिर बोली, तुझे यहाँ कौन लाया? उस कटे हुए सिर ने जवाब दिया, मेरी जबान। ये जबान ही है जो घर बसाती है और ये जबान ही है जो घर उजाड़ती है। शब्द संभारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। माताएं सोचती हैं बहू बुरी है, बहुएं सोचती हैं सास बुरी है। बुरी सास या बहू नहीं, बुरा वो शब्द है जो तुम गुस्से में बोल जाते हो। जिस दिन तुमने अपनी जबान पर पहरा बिठा लिया, उस दिन तुम्हारा घर स्वर्ग बन जाएगा। सावित्री संत जी के सत्संग बड़ी ध्यान से सुन रही थी। उसे वो खोपड़ी वाली कहानी अंदर तक हिला देती है। सत्संग संपूर्ण होने के बाद सावित्री अपने घर की ओर लौट जाती है। कबीर साहब के शब्दों ने उसके अहंकार की परतें छील दी थीं। वो मम्मी जी हाथ से फिसल गया, मैं अभी साफ करती हूँ। प्रिया को उम्मीद थी कि अब सावित्री चिल्लाएगी। रुक जा बेटा, नंगे पैर मत जाना वहाँ। कांच ही तो था, टूट गया। जान से प्यारा थोड़ी था। तुझे चोट तो नहीं लगी? पैर में तो नहीं चुभा? नहीं, मैं ठीक हूँ। चल हट, मैं साफ कर देती हूँ। तूने दिन भर काम किया है, तू खाना परोस। कहीं तुझे कांच गड़ गया तो मुझे ही बुरा लगेगा। उस दिन फर्श पर कांच नहीं टूटा था, बल्कि उस घर की दीवार टूट गई थी। आज एक चमत्कार हो गया था। रात हो गई थी। अमूमन इस घर की रातें आंसुओं और शिकायतों के साथ होती थी, लेकिन आज रात हवा में एक अलग ही सुकून था। राहुल, तुम्हें यकीन हो रहा है? मम्मी जी ने आज कांच टूटने पर कुछ नहीं कहा, उल्टा मुझसे पूछा, चोट तुम्हें ही लगी? हाँ यार, मैं तो डर के मारे कांप रहा था, लेकिन माँ आज कुछ अलग ही थी। उनका चेहरा देखा तुमने? कितना शांत था। तुम्हें लगता है कमला आंटी जहाँ उन्हें ले गई थी, ये उसका असर है? शायद। अगर एक दिन के सत्संग का असर इतना गहरा है तो सोचो अगर ये रोज हुआ तो। प्रिया, अगर ये बदलाव टिक गया ना तो हमारी नर्क जैसी जिंदगी स्वर्ग बन जाएगी। मुझे भी देखना है राहुल, ऐसा क्या जादू है वहाँ जो मेरी सास को बदल गया। जिज्ञासा और उम्मीद प्रिया को भी उस चौखट तक खींच लाई। आज सास और बहू जो कभी एक दूसरे का चेहरा देखना पसंद नहीं करती थी, वो सत्संग में एक ही चटाई पर साथ बैठी थी। पोथी पढ़ पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। बेटियों, बहुओं, माताओं, हम मंदिर धोते हैं, मूरत धोते हैं, लेकिन अपने मन का मैल नहीं धोते। सास सोचती है बहू दासी है, बहू सोचती है सास दुश्मन है। अरे जब शरीर नश्वर है तो ये बैर किसका? मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने तुझे बहुत सताया है। मैं माँ नहीं बन पाई। नहीं मम्मी जी, गलती मेरी भी थी। मैंने कभी आपको समझा ही नहीं। उस दिन आंसुओं के साथ पुराने गिले शिकवे बह गए। दोनों ने गुरुजी के सामने हाथ जोड़कर नाम दीक्षा ली और एक नया जीवन शुरू करने का संकल्प लिया। कमला चाची, मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? आपने सिर्फ मेरी माँ को सत्संग नहीं भेजा, आपने तो मेरा घर टूटने से बचा लिया। आज हम जो साथ हैं, आपकी वजह से हैं। बेटा, मैं कौन होती हूँ? मैंने तो बस रास्ता दिखाया। चलने की हिम्मत तो तुम्हारी माँ और बीवी ने दिखाई। जादू मेरी बातों में नहीं था, जादू तो सद्गुरु की वाणी में था, जिसने अहंकार की धूल झाड़ दी। दोस्तों, घर ईंट पत्थर से नहीं, भावनाओं से बनता है। जब तक मैं और तू की लड़ाई रहेगी, घर मकान ही रहेगा। जिस दिन हम आ जाएगा, वो घर मंदिर बन जाएगा। कबीर साहिब कहते हैं, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। दर्शकों, ये 2D एनिमेशन वीडियो संत रामपाल जी महाराज के सत्संग प्रवचनों का अंश मात्र है। संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए अवश्य सुनिए संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन सुनने के लिए आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें संत रामपाल जी महाराज ऐप और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल संत रामपाल जी महाराज। एक सवाल हर बहू से और हर सास से, क्या आपने कभी सोचा कि सामने वाला भी इंसान है? जवाब दीजिए। ए, हाँ, पर गुस्से में भूल जाते हैं। बी, नहीं, कभी सोचा ही नहीं। सी, अब सोचेंगे।